बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाज़ी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाज़ी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप बिल्कुल खैरियत से हैं। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और आज की खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। आज के प्रोग्राम में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब। सबसे पहले तो 9 मई वाकयात को भुलाया जाएगा, ना ही मंसूबा साजों को माफ करेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने 2 टोक मौकिफ इख्तियार किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफियों के सवालों के जवाब भी दिए और 9 मई के वाकयात के हवाले से उन्होंने बहुत से इंकशाफात भी किए और बहुत सी डिटेल्स भी उन्होंने शेयर की। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्री मॉनसून में ही इंतजामिया बेबस नजर आई। कल की होने वाली बारिशों के बाद इंतजामिया हमें नाकाम दिखाई दी, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि प्री मॉनसून और उसके बाद मॉनसून की बारिशें जो हैं वो बता रही हैं कि आने वाले दिनों में मजीद सूरत हाल सड़कों पर गली मोहल्लों में सफाई सुथराई के हवाले से पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होगा। लेकिन वासा के अमले की अगर बात की जाए हमें कहीं नज़र नहीं आया। लाहौर की सड़कों से ऑटोमेटिकली जो पानी निकला सो निकला। और जमील आप वासा की बात करें, वैसे कल कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट थी जो कि काफ़ी सर्कुलेट कर रही थी, जिसमें वासा के कुछ लोग थे डीसी लाहौर के साथ, वो अपना दौरा कर रहे थे, देख रहे थे उन जगहों पे जहाँ पर पानी जमा हुआ था और कुछ अंडरपासेस भी जो कि अभी नए बनाए गए हैं और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें तवक्कुआत थी कि जी नया अंडरपास बनाया गया तो यहाँ पानी खड़ा नहीं होगा। और वो तो भाई कल हमने देखा कि क्या वहाँ पे मुझे लगता है कश्ती भी एक होना जरूरी है हर एक शख्स के पास, क्योंकि हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, कराची वाली सूरत हाल थी कल लाहौर में, कराची वाली सूरत हाल थी एंड यू वोंट बिलीव, जिस वजह से मैं भी कल नहीं आ सकी। खैर कहा यह जाता है कि जो लोग पॉश एरियाज में रहते हैं उनके लिए आना बहुत आसान है, पानी नहीं खड़ा होता, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा पानी। और कैंट एरिया में अगर हम देखें कल बहुत ज्यादा पानी था हर जगह पे, मतलब मेरे ड्राइवर अंकल नहीं आ पाए जिसकी वजह से कल मैं शो में नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, कल गुजर चुकी, लेकिन पानी रिलैक्स, आज की शो पे फोकस करते हैं, छोड़े सारी बातें। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बात करेंगे। क्या उनकी वतन वापसी की तमाम रुकावटें दूर हो चुकी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। खास तौर पर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं, जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, तरामीम लाई जा रही हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या नवाज शरीफ की वापसी, यकीनन आप बोले, अब क्या ना बोले, यकीनन ओके यकीनन लगाते हैं यकीनन करीब है या नहीं वापसी। वैसे अब तो क्वेश्चन मार्क रह ही नहीं गया, मतलब इस पर तज्जियाकारों का तज्जिया लेंगे कि सितंबर में कह रहे हैं शायद क्या आएंगे जी, सितंबर में कहा जा रहा है कि और अक्टूबर नवंबर में सारी रुकावटें जो है ना वो दूर हो चुकी हैं। इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे, कैसे क्यों हो चुकी है या अभी कुछ रह गई हैं, इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे। हाँ जी, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ईद की आमद है और मवेशी मंडियों में जो है वो ग्राहकों का और व्यापारियों का रश लगा हुआ है, लेकिन जो भाव ताव की जंग है वो जारी है। कहा यह जा रहा था कि बारिश के बाद मंडी जो है वो उस तरह से इतनी तेज नहीं होगी और मंडियां जो है वो ठंडी हो जाएंगी, लेकिन अभी भी जो है व्यापारियों की बहुत टिपिकल वर्ड यूज किया हिना ने, मुझे खुशी हुई है ये सुन के, क्योंकि वाकई यही बात की जाती है, मंडी गिरेगी या नहीं, मंडी ठंडी होगी या नहीं, रेट नीचे आएंगे, लेकिन व्यापारी ये कहते हैं कि हम अपने जान ले जाएंगे लेकिन सस्ते में देकर नहीं जाएंगे। बिल्कुल जी, इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे। और फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के मुकदमा चलाने के खिलाफ 7 रुकनी बेंच भी टूट गया, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन जनाब सबसे पहले बात करते हैं, तर्जुमान पाक फौज ने जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उससे पहले मौसम पर भी तो बात करना बहुत जरूरी है ना। मेरा ख्याल है पहले मौसम पे बात पहले मौसम पर ही हम बात करते हैं कि बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी के बारिशों से 12 अफराद जो है वो जाँ बाग हो चुके हैं और 15 जख्मी भी हो चुके हैं। तो पंजाब में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात भी हुए हैं जिसमें 11 अफराद जाँ बाग हुए हैं और लाहौर में शदीद गर्मी के बाद शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब में प्री मॉनसून बारिशों की तूफानी इनिंग्स। लाहौर के इलाके टाउनशिप में करंट लगने से एक शख्स जान बहा के एक जख्मी हो गया। ननकाना साहब में छत जमी बोस होने से बच्ची चल बसी, 5 अफराद शदीद जख्मी। मानसहरा में दीवार गिरने से 2 बहन भाई जान की बाजी हार गए। आसमानी बिजली ने 8 जिंदगियों का चिराग गुल कर दिया। शक्करगढ़ में 6 और शेखोपुरा में 2 अफराद जान बहक हुए।
फैसलाबाद, ओकाड़ा, जड़ावाला में तेज बारिश, खुशाब, फालियां, डस्का, पत्तों की, जलालपुर, भटियां, भुआना में भी बादल खुलकर बरसे। गलियां, सड़कें तालाब में तब्दील। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कहिएगा, बारिश से लाहौर में जो सैलाबी सूरत हाल सामने आई है, क्या इंतजामिया को इसकी पेशगी इत्तला नहीं थी कि इतनी शदीद बारिश होगी? देखिए, महकमा मौसमियात ने 24 तारीख तक हीट वेव अलर्ट जारी किया हुआ था। उसके बाद कोई 22 तारीख को एक और अलर्ट आता है महकमा मौसमियात की तरफ से कि 24 जून की रात को एक सिस्टम एंटर होगा और बड़ा अच्छा सिस्टम होगा। वो ऑल ओवर पाकिस्तान बारिश देगा। लाहौर में भी कहा गया था कि इस दौरान इसमें कोई मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं, जैसे कल और परसों रात को जैसे बारिश हुई। तो ये तो यानी 22 तारीख को अलर्ट जारी हो चुका था और उसके मुताबिक सारे जो महकमे हैं उनको भी ये पहुंचा दिया गया था। तो ये कहना कि किसी को नहीं बताया तो ये बिल्कुल ही मुनासिब नहीं होगा। अच्छा सर, आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी? क्या लाहौर में मजीद बारिशें हो सकती हैं और ओवरऑल वेदर फोरकास्ट क्या है? देखिए, ये जो अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस एडवाइजरी की, वो कोई 30 तारीख तक मुल्क के मुख्तलिफ किस्म बारिशें हैं और लाहौर में बारिश होगी। अभी कोई इसमें अच्छी मूसलाधार बारिश भी हो सकती है और कोई ईद पे भी बारिश एक्सपेक्टेड है। तो ईद पे मौसम अच्छा होगा तो 30 तारीख तक बारिशों का ही ये स्पेल चलेगा। अच्छा मोहम्मद असलम साहब, बताइएगा कि ये यकदम से इतनी तेज बारिश हुई और हर जगह पानी इकट्ठा हो गया, क्या ये कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ था, क्या हुआ था? क्योंकि इतनी तेज बारिश और लाहौर का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां पे पानी ना हो। देखिए, इसमें पिछले 2-3 दिन से जो बारिश नहीं हो रही थी और ये ऐसा होता है कि जो नीचे से जैसे ये एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर जो नमी ऊपर जाती रहती है, जैसे जो क्लाउड बनते हैं, तो 2-3 दिन से जो एक्यूमुलेशन हो रही थी जो अपर एयर में, तो ऐसे होना ही था कि 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई तो यकदम ये ऐसे होना था जो पहले मूसलाधार बारिश की इतला दी जा चुकी थी। तो ये ऐसे फिनोमेना होता है, आप इसको क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं, क्योंकि इतनी तेज बारिश और एक्यूमुलेशन हो चुकी थी 3-4 दिन की, तो बारिश इतनी एक्सपेक्टेड थी इस इलाके जी। अच्छा, आप असलम साहब, शिमाली इलाकों में जो सयाह मौजूद हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या एहतियाती तदाबीर का कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो जैसे ये सिलसिला चल रहा है, अभी बारिशें हो रही हैं उधर जो नार्दर्न एरियाज और कश्मीर या केपी के इलाके हैं, इनमें भी मूसलाधार बारिशों की अगले 2 दिन की है प्रेडिक्शन। तो अभी उनको यही मैसेज है कि जिधर वो ठहरे हुए हैं वो ठहरें और महकमा मौसमियात की जो पेशीन गोई है उसको देख के चलें। और क्योंकि आजकल वहाँ पे जो है लैंड स्लाइडिंग या कोई सड़कें बंद हो सकती हैं, मुझे कोई और किसी मुश्किल में ना फंस। अच्छा मोहम्मद असलम साहब, जो लोग ईद के फौरन बाद ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो सूटेबल टाइम है ट्रैवलिंग के लिए? देखिए, ये फर्स्ट जुलाई को जा सकते हैं, क्योंकि 30 तक तो जो बारिशें दे रहे हैं, बल्कि जो 1 जुलाई की दोपहर तक बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। तो उसके बाद 3-4 दिन ऐसे होंगे जिसमें बारिशें नहीं होंगी। उसके बाद मानसून आएगा कोई 1 वीक जुलाई का, जो कोई एंड जुलाई का जो 1 वीक है उससे कह लें, उसमें बारिशें एक्सपेक्ट है। तो 3-4 दिन अच्छे मिलेंगे उस दौरान। सही है। मोहम्मद असलम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपने तफसीलन हमें इस हवाले से अपडेट किया। आने वाले दिनों में भी मजीद बारिश हो सकती है जनाब। आपने एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़रूर अपनानी है। आप ट्रैवल कर रहे हो या घर पर हों तो आपने सफाई सुथराई खास। अच्छा, मैंने कल देखा कुछ लोग अपने मदद आपके तहत भी अपने गली मोहल्लों को साफ कर रहे थे, तो ये भी एक अच्छी बात है। और ख़ास तौर पर अगेन जो एक सबसे बड़ा मैसेज है कि बच्चों को बारिश में, हम अक्सर देखते हैं कि बारिश में नहाना है जी, और बच्चों की जिद पे आप उनको लेके गली में चले जाते हैं। आप घर में ही छत पर चले जाएं कहीं, क्योंकि गली में खड़ा पानी जो है उसमें करंट लगने के वाकयात बहुत ज्यादा सामने आते हैं होते हैं। और बच्चे जब खेलते हैं इस तरह की, जिस तरह जमील ने भी कहा, गली मोहल्लों में सारे बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई ऐसा खेल खेलना शुरू कर देते हैं जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अगर बारिश होती भी और बच्चे जिद करते हैं तो कोशिश करें कि उनको अपने घर में ही रहने दें या घर के ग्राउंड में ही बच्चों को खेलने की इजाजत दें, ताकि बच्चे और आप महफूज रहें। बिल्कुल जनाब, आगे बढ़ते हैं। और 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। मास्टरमाइंड वही है जिन्होंने हमलों की ज़हन साजी की,
सीसीटीवी ऑडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीर से वाज़ेह है कि सानेहा 9 मई मनसूबाबंदी के तहत हुआ। डीजी ISPR की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि 9 मई को चुन चुन कर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। 9 मई से पहले फौज और क़यादत के खिलाफ ज़ेन साजी भी की गई और गिरफ्तारी के फौरन बाद 200 से जायद मकामात पर फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। झूठ, तफरीक, प्रोपेगेंडा के अलावा खास सियासी गिरोह क़यादत के पास कोई हथियार नहीं रह गया था। इस हवाले से देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। सानेहा 9 मई पर पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई। लेफ्टिनेंट जनरल समेत कई फौजी अफसरान नौकरी से बरतरफ। 9 मई को मुतअद्दिद गैरजन्स में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जो मुतल्लिका जिम्मेदारान गैरजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हो, उन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात से जुड़े अनासर से बखूबी वाकिफ हैं। फौज पर इल्जाम लगाना शर्मनाक है। इन जैसे बलवाइयों और शरपसंदों से किस सूरत और किस आनी हाथ से वो निमटते हैं। वहाँ तो सरकारी तनसीबात या अमलाक को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा दे, कोई टांग रख दे किसी की कुर्सी पे, तो वो किस तरह निमटते हैं। यहाँ तो शोहदा के तकद्दुस को पामाल किया गया, यहाँ तो फौजी तनसीबात पे मनसूबाबंदी के तहत हमला कराया गया। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का वावेला मजाक है। इसके पीछे इसके 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज नहीं छुप सकते। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, रिटायर्ड 3 स्टार की बेगम और रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। DG ISPR का कहना था कि 9 मई वाक़यात का मकसद फौजी तनसीबात पर लोगों को भेजना और फौज को इश्तियाल दिलाकर रद्दमल था, लेकिन फौज ने तदब्बुर का मुजाहिरा किया। सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद साहब हमारे साथ इस मामले पर उनसे बात करते हैं। अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपके ख्याल में DG ISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उससे क्या मैसेज गया? कौन कौन सी चीज़ें बहुत वाज़ेह हो गई, या आप समझते हैं कि अभी भी ब्लैक एंड वाइट की सूरत हाल है? देखें, ये मैसेज बड़ा क्लियर था और मैसेज तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए डायरेक्ट मैसेज चाहिए और ये काफ़ी देर से अवेटेड था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये प्लानिंग, मनसूबा साजी कहीं बैठ के पहले से हुई, फिर जहन साजी हुई। इस बात पे अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस उस पे चल रही थी लाइन पे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपने सोशल मीडिया पे देखी, 1 साल से 1.5 साल से क्या हो रहा था। उसमें बिल्कुल उनके जो जितने अकाउंट्स हैं, जितने लोग हैं, कोई बात होती थी वो फिर डायरेक्ट पाक अफवाज को अटैक करते थे। और उसके बाद फिर आपने देखा कि जब पुलिस और इदारे जो हैं वो जब इनको जमानत पाक में उनको वारंट गिरफ्तारी जो है वो जी जी अहमद वलीद साहब, आपसे दोबारा हम रब्ता करते हैं। टेक्निकल इश्यूज अगेन पाकिस्तान में तो बहुत मामूल की बात, वो टेलीफोन लाइन हो, वो मोबाइल फोन कनेक्शन हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, कुछ भी हो, ये कनेक्शन टूट जाए। अच्छा, कनेक्शन बहाल रहना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जब अगर इसी खबर को ले लें तो कनेक्शंस बहाल रहना बड़े ज़रूरी हैं। जब एक पेज पर हो मुल्क की बका और सलामती के लिए जब एक इदारा काम कर रहा हो और हुकूमतें मुल्क की मईशत संभाल रही हों, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख रहे हों, तो सबको एक पेज पर होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मुझे प्रोड्यूसर की आवाज़ आना भी बंद हो गई है। इधर भी कोई टेक्निकल यहाँ पर भी हमारा ओके जी अहमद वलीद साहब से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। जी अहमद वलीद साहब, देखें, बात ये हो रही थी कि जिस तरह से 1 साल से तहरीक इंसाफ ने अपने जो कारकुनान हैं और अपने जो लीडरान हैं उनको बिल्कुल एक अटैकिंग पोजीशन में रखा हुआ था और तमाम इदारे, तमाम पार्टीज
जिस तरह से उनका जो बिहेवियर था उससे ये लग रहा था कि उनको लग रहा है कि इस वक्त हमारे आगे जो है पूरे पाकिस्तान का जो वोटर है वो भी हमारे साथ है, पूरा जो उनको सपोर्ट बैंक हासिल है, और उसके बाद फिर वो तमाम इदारे जो हैं वो भी खामोश हैं। और हमें आपने देखा कि ज़मान पार्क में जिस तरह के रिएक्शन दिया गया, वो रिएक्शन भी एक प्री प्लान था कि इमरान खान को जब कोई गिरफ्तार करने आए तो उनके खिलाफ इस तरह के रिएक्शन हम देंगे ताकि वो कोई उनको हाथ न लगा सके। तो ये जो बात है सारी ये उसी तरफ जाती है। आज जो कल उन्होंने जो ISPR के तर्जुमान हैं उन्होंने ये बात की है कि उसमें जहन साजी की गई। ये बड़ा अहम नुक्ता है। जो DG ISPR है उन्होंने ये बात जो की है कि पूरी एक तहरीके इंसाफ की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा है, और उन्होंने ये नहीं उनका नाम नहीं लिया, किसी क़यादत का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका उन्हीं की तरफ है। और फिर एक बात उन्होंने और भी की है कि वाक़ये को 9 मई के वाक़ये को हम भूलेंगे नहीं और उनके जो मनसूबा साज हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, यानी कि उन तक पहुंचेंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है और तहरीक इंसाफ जो है वो एक बंद गली में दाखिल हो गई। इस तरह के रिएक्शन जो है या इस तरह की सियासत जो है वो आपको कहीं नहीं ले जा सकती। आपको अगर आपने सियासत करनी है तो अपने जो कारकुनान हैं उनको तहम्मुल भी सिखाना है कि सियासत में फौरी तौर पर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देते और तदब्बुर से काम लेते हैं। सियासत एक लंबा काम है, आप जल्दी में ना जाएं। लेकिन अफसोस के साथ टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक, और उसके बाद फिर आपने देखा कारकुनान हैं उनके अंदर जो इस तरह से भरा गया था, ज़हन साजी की गई, तो उसका रिएक्शन 9 मई को आया है, जिसके ऊपर फिर ये बात भी हुई कि जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई हैं। इस पे एक बात सिर्फ इतनी है कि जो मुकदमात बनने हैं, जो कुछ चलना है, जहाँ जहाँ भी कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, तो वो मुकदमा दर्ज हो, बजाय इसके कि आप कुछ लोगों को गायब हो जाएं और उसके बाद महीने बाद जाके पता चले कि उनके खिलाफ ये मुकदमा है। तो तरीक़ेकार थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, जिसके ऊपर ये जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस है वो आवाजें उठा रही। और सहाफ़ी कम्युनिटी के बारे में भी उनका ये कहना था कि उनको भी चाहिए कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो खबरें आवाम तक पहुँचाएँ और ये सनसनी की दुनिया से बाहर निकल आएँ। जो हम सनसनी फैलाने के लिए और गैर जिम्मेदाराना किस्म की रवैये को हम अपनाते हैं और इस तरह की खबरें अक्सर हम दे देते हैं जिनमें कोई सदाकत या कोई सच्चाई नहीं होती या उनका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वैसे सनसनी की दौड़ तो कब की खत्म हो चुकी, अगर मेरे से पूछा जाए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये तो आप एक जिम्मेदार सहाफ़ी है ना, इसलिए आप ये बात कर चैनल्स में खबरों में सनसनी की एक दौड़ हुआ करती थी कुछ साल पहले, वो तो कब की खत्म हो गई। अभी भी आप सोशल मीडिया पर देखें ना जमील, तो अभी भी इस तरह की सोशल मीडिया का एक अलग सामने आती हैं, बहुत जिम्मेदाराना जो मैं कहती हूँ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है बहुत सारे सहाफ़ियों का। अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं रहा। सनसनी की खातिर वो बहुत कुछ ऐसा बेच रहे होते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि गलत है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। और रूस में फौज के खिलाफ वैगनर ग्रुप जो है वो एक्टिव नजर आया। सदर पुतिन के खिलाफ बगावत की गई। रस्तोफ के इलाके में फौजी हेडक्वार्टर समेत तंसीबात पर कब्जा किया गया। रूसी दारुक़ुव्वत मॉस्को में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और सदर व्लादिमीर पुतिन को महफूज बंकर में मुंतकिल कर दिया गया है। ये वैगनर ग्रुप के जो सरबराह हैं युगेनी प्रिगोजिन को बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया गया है। वैगनर ग्रुप का यूक्रेन में रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा भी सामने आया और बानी वैगनर ग्रुप ने इल्जाम लगाया कि रूसी वजीर दिफा ने फौजियों को मारने का मंसूबा बनाया। रूसी वजारत दिफा की वैगनर ग्रुप के सरबराह के इल्जामात की उन्होंने तरदीद भी की और बेलारूस के सदर की कोशिशों के बाद वैगनर ग्रुप रूस में पेशकदमी रोकने पर आमादा भी हो गया। वैगनर ग्रुप के सरबराह का अपने फौजियों को कैंप्स में वापस जाने का हुक्म भी आया। लेकिन ये सारा मामला है क्या, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की सूरत हाल और फिर दूसरी जानिब जो सूरत हाल है यूरोपीय यूनियन की,
उस पर दुनिया की बहुत नजरें हैं, क्योंकि इस जंग की वजह से आज जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हैं। यूरोपियंस के लिए भी हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। इस सारे मामले पर तफसील से बात करते हैं। साबिक सफारतकार जमील अहमद खान साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, अब सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि वैगनर ग्रुप की सदर प्यूटन के खिलाफ जो बगावत है, क्या ये प्यूटन के इख्तियारात को बराह रास्त एक चैलेंज था, और क्या ये बगावत प्यूटन के इक़्तिदार में हकीकी दरारों को भी जाहिर करती है? ये यकीनन ये एक चैलेंज था, और इस चैलेंज के बहुत सारे महरक़ात हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो जियो पोलिटिकल तनाजुर में एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरफेरेंस की जाती है मुख्तलिफ ममालिक की, तो ये उसका भी एक शाखसाना नजर आता है मेरे तजज़िये के मुताबिक। यानी कि वैगनर ग्रुप, जिसको कि रशिया ने बहुत मजबूत बना लिया था, जिसको रशिया ने ही इस ग्रुप को तकरीबन 50,000 वेल ट्रेंड लोगों को जो कि कैदी, ज़्यादातर जिनमें से कैद से छुड़वा के जिनको भर्ती किया गया, न सिर्फ ये बल्कि कुछ फॉरेन फाइटर्स को भी भर्ती किया गया, न सिर्फ ये बल्कि कुछ एक्स जहादीस को भी भर्ती किया गया। इसमें ये आप समझ लें कि जिस तरह नेमुल बदल है इसका ब्लैक वाटर टाइप का, तो ये एक फॉरेन पॉलिसी टूल के तहत ये इस्तेमाल होती रही है मुख्तलिफ जगह पर। लेकिन महसूस ये होता है कि उनके अपने कुछ ग्रेवेंसेस तो हैं और होंगे, और उसी की वजह से बम्बार्डमेंट की गई है इस ग्रुप पर। लेकिन इस ग्रुप की ताकत को आप समझें, क्योंकि मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर इनकी इतनी ताकत, और यूक्रेन में भी इनको जो इस्तेमाल किया गया, उसके बाद इन्होंने ये जो किया, यानी ये जो बगावत की है, ये डायरेक्ट चैलेंज है, और इसका इंटरनल स्टेबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगा रशिया पर। और जो रशिया की पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ ममालिक में इसका इन्फ्लुएंस है, जैसे सूडान हो गया, जैसे लीबिया हो गया, जैसे माली हो गया, जैसे सीरिया हो गया, इन पे भी इसके मुहर्रिकात होंगे। और जब इन पे इसके मुहर्रिकात होंगे, दुनिया की मुख्तलिफ ताकतें जो है वो हरकत में आ जाती हैं। इसलिए ये क्योंकि प्रोग्राम आपने बड़ा एक उम्दा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड रखा है, इसको सादा अल्फाज में कोशिश कर रहा हूँ मैं बयान करने की। इसमें जाहिर है कि चाइना भी उसका भी इसमें मफाद है कि रशिया का जहाँ जहाँ इन्फ्लुएंशियल पॉकेट था, जो कि चाइनीज मकासद भी सर्व करता था, तो उनको भी इसकी फिक्र हो गई है, और वो भी चाहेंगे कि अगर ये गैप बन गया, यानी इसकी वजह से उन ममालिक में, उन इलाकों में गैप अगर पड़ गया, तो चाइना को उसको फिल करना पड़ेगा। अब देखें कि जैसे ही ये बगावत हुई है, तो खैर पुतिन तो एक महफूज बैंकर में चले गए, लेकिन उनसे बात की है सबसे पहले उर्दगान ने, क्योंकि जब उर्दगान के खिलाफ बगावत हुई थी, तो सबसे पहले पुतिन ने उनकी मदद की थी, हवाई जहाजों के जरिए भी और वैसे भी जमीन। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो इनका इंटरेस्ट उर्दगान को एक तो यह है कि वो एक रेसिप्रोसिटी के बेस पर सपोर्ट किया, दूसरा यह है कि अगर ये मामला ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो रशिया से इन्फ्लुएंस जब कम होगा, रशिया का इन्फ्लुएंस सीरिया में जब कम होगा, तो फिर तुर्की के लिए मसला पड़ जाएगा खास तौर पर। तो ये उनके जो सदर्न बॉर्डर्स हैं उसमें, तो उस इन तमाम चीजों का ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है कि जिसमें दुनिया के काफी ममालिक हरकत में आ गए हैं। कतर ने सपोर्ट किया है, ईरान ने सपोर्ट किया है, यूएई और सऊदी अरेबिया मेरी तजज़िये के मुताबिक अनकरीब सपोर्ट करने वाले हैं। इससे दूसरे की क्या बात हो सकती है, रशिया की अपनी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी जब कमजोर होगी, पुतिन का इन्फ्लुएंस जब अंदर से कमजोर होगा, तो बाहर से भी कमजोर होगा। और यही जो वेस्टर्न ब्लॉक है चाहता है कि रशिया कमजोर हो या चाइना कमजोर हो, ताकि उनके जो अहदाफ है उनको हासिल किया जाए। अच्छा जमील अहमद खान साहब, आपने ये जो अहदाफ का जिक्र किया है, अगर खित्ते की ओवरऑल सूरत हाल की सिचुएशन की बात की जाए, आप देखिए कि यूक्रेन वॉर के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सूरत हाल अब वेस्ट हो या हमारा इस तरफ का खित्ता हो, दोनों जाने मुश्किलात बढ़ रही हैं। फिर ऐसे में जब ये खबरें आती है कि चाइना रशिया ब्लॉक स्ट्रांग होने जा रहा है, तो हम बहुत मुंह जोर उसके रद्द-ए-अमल में वेस्ट से चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। अब ये एक अंदरूनी बगावत जो है, नो डाउट रशिया को ये अंदर से भी एक कमज़ोर करेगा, और यूक्रेन वॉर अलग से चल रही है। लेकिन सर, अगर अवाम की बात की जाए, आप देखिए कि यूरोपियंस भी इस वक्त कर्ब में हैं, और ऑफ कोर्स हमारे इस खित्ते की सूरत हाल भी बहुत इंस्टेबिलिटी है इसमें। तो आपको क्या लगता है कितना मजीद ये लिंगर ऑन हो सकता है, कितना चलेगा मजीद?
नहीं, ये तो देखो दुनिया के इस वक्त टग ऑफ वार चल रही है अपने अपने इन्फ्लुएंस को मजीद बढ़ाने के लिए, और न एक्सेप्ट करते हुए भी ये एक ब्लॉक बनता जा रहा है, और ये दोनों ब्लॉक अपने अपने इन्फ्लुएंस या ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं। तो उसके तहत यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं, एक आम आदमी, उसकी जिंदगी पर भी असर पड़ेगा, महंगाई की सूरत में उसकी जिंदगी पर भी, एनर्जी की सूरत में उसकी जिंदगी में भी, अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में, और खासतौर पर हमारे जैसे ममालिक जो है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, उन पे इसके ज्यादा असरात पड़ते हैं। आपने देख लिया कि यूक्रेन के मामले में कितने हम पर असरात पड़े हैं। मिसाल के तौर पर आज जहाज आ रहा है 50,000 टन का लेके अपना ऑयल लेके आ रहा है रशिया से। अगर ये मामला बढ़ गया तो अगला जहाज नहीं आएगा हमारे पास। तो इस किस्म के बहुत सारे मुहरकात होते हैं जो कि भुगतना पड़ता है हमें, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को, फिर इसको भुगतना पड़ता है। ये ग्रुप जो वैगनर ग्रुप है, आप अंदाजा करें कि जिस तरह ब्लैक वाटर को इस्तेमाल किया गया वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, खासतौर पे अमेरिका की तरफ से, उसी तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता रहा। इन्होंने जहां जहां जो कार्रवाई की है, इनके खिलाफ वार क्राइम की भी आवाजें, यानी वैगनर ग्रुप के खिलाफ वार क्राइम की भी आवाजें उठी हैं, और कोई बात नहीं कि आगे जाके इनको इस मामले में ट्राई भी किया जा सके। कहने का मकसद ये है कि फॉरेन पॉलिसी की अहदाफ को हासिल करने के लिए कंट्रीज प्रॉक्सीज भी करती हैं और इस किस्म के ग्रुप को उभारती हैं ताकि वो अपने अहदाफ हासिल करें, अपने इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाएं। अभी कुर्दिस्तान के लिए कुर्द्स को अर्दोगान चाहते हैं कि वो प्रेशर में रहे। अब अगर ये इनके अंदरूनी मामलात और बैरूनी मामलात उसकी वजह से कमजोर होते हैं सीरिया में रशिया के, तो उसका नुकसान टर्की को भी है। तो जो भी इस किस्म के मुहरकात होते हैं इनस्टेबिलिटी वाले, उन मुहरकात की वजह से दूसरी कंट्रीज पे फर्क पड़ता है। क्योंकि पिछले दिनों चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया मिडिल ईस्ट में और काफी कामयाबी हुई ईरान हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से और बाकी बहुत सारे हवालों से। तो अब अगर ये मामला कमजोर होता है तो चाइना की तवज्जो उस गैप को फिल करने की, क्योंकि चाइना काफी हद तक पार्टनरशिप के साथ चल रहा था रशिया के। जहां रशिया होता था वहां कुछ करता था कि चाइना कोशिश करता था कि रशिया इस काम को संभाले और चाइना के अहदाफ भी किसी और शक्ल में हासिल हो रहे होते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज और उसके एलाइज और यूएस अगर वो चाहते हैं चाइना को कंटेन करना, तो पहले छोटे भाई को पकड़े इकोनॉमी के लिहाज से और फिर उसके बाद बड़े भाई को पकड़े। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ी बात दूर तक जाती है। ये बात यहाँ नहीं है, यही नहीं रुकती है कि बगावत हो गई। न्यूक्लियर कंट्री है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी फौज है, वहाँ अगर बगावत। अच्छा जमील अहमद खान साहब, एक तरफ तो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ महाज खोल रखा है, दूसरी तरफ उसके खिलाफ अंदर से बगावत, तो क्या कहेंगे इस सारी सिचुएशन पर आप? ये उसी का शासखाना है, क्योंकि रूस के खिलाफ जो महाज खोल रखा है, तो जो यूक्रेन के खिलाफ, तो जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं ममालिक, एलाइज और उसके बाद नेटोज और उसके बाद यूएस, उसके बाद यूरोपियन यूनियन जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि अंदर से वीक हो रशिया। तो जाहिर है अंदर से वीक होने के लिए उन्होंने किसी को तो इस्तेमाल करना है। तो इसको अंदाजा कर लें कि किसको इस्तेमाल, इतनी बड़ी कुव्वत को अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो तो इसीलिए शॉक में आ गए हैं रशियन, और पुतिन भी शॉक में आ गए हैं इसीलिए कि ये क्या हुआ कि जो हमारे ही बच्चे थे उन्होंने हमारे खिलाफ बगावत कर दी। 50,000 इतने वेल ट्रेंड लोग जो कि फौजी हेडक्वार्टर, सदर्न हेडक्वार्टर को कब्जा करके मॉस्को की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। ये तो बेलारूस के सदर, सिर्फ बेलारूस की सदर की वजह से तो अपनी जगह पे जाहिर है वो सदर है, अगर वो मार्च को ना रोकते तो ये बम्बार्डमेंट तो शुरू हो गई थी। तो यकीनन बहुत ज्यादा खराब होता, और वैगनर को पता था कि 50,000 की फोर्स 5 लाख की फोर्स का, और चेचन ने कह दिया, चेचन सदर ने अनाउंस कर दिया था और पुतिन को कहा था हमें बताओ, हम इनका सर को चलते हैं। तो उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ा है वो भी एक वजह है कि जिसकी वजह से विड्रॉल हुई है, और यही वजह है कि पुतिन अभी कह रहे हैं कि मैं इनको यकीनन सजा दूंगा, ये एक प्रिजन है, ये एक बगावत है, और इसके सरबराह को भी पकड़ूंगा और इनके लोगों को सजा दूंगा। अगर वो अपनी कुव्वत ज़ाहिर है तो भी जो बगावत है वो तकरीबन नाकाम होती नजर आ रही है, हो गई है, बल्कि उसके बाद जो इसकी टेंशन है उसमें मुल्क थोड़ी बहुत, क्योंकि मुल्क में जाहिर है पुतिन के सारे 100% तो किसी भी सरबराह के लोग 100% फेवर में नहीं होते हैं।
तो वो जो स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं तो उससे मुल्क में एक इंस्टेबिलिटी आती है, और उस इंस्टेबिलिटी की वजह से रशिया जैसे मुल्क में अगर इंस्टेबिलिटी आए तो जाहिर है उसके जितने एलाइज हैं या दुनिया में बाकी जिन के इंटरेस्ट बंधे हैं उन मामलात से, रशिया, यूक्रेन और इन मामलात से, तो उन पर भी यकीनन अच्छा खासा असर पड़ता है इस मामले में। जी अच्छा, आपने इंटरेस्ट की बात की जमील अहमद खान साहब, तो इंटरेस्ट तो यूरोप का भी था रशिया के साथ। आप जर्मनी के साथ रशिया के मुआहिदों को देखें और यूक्रेन वॉर के बाद डायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको साथ देना पड़ा यूरोपीय यूनियन का, चूंकि वो हिस्सा है तो यूक्रेन का साथ देना पड़ा इन तमाम ममालिक को। इवन बरतानिया की इकोनॉमी इस वक्त बड़ी वीक है, इसके बावजूद उनको साथ देना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने मजीद उसमें हिस्सा भी डाला है। तो क्या ये ऐसी जंग तो नहीं है जिसमें सब जो है वो बिला वजह बगैर नताइज को जाने बगैर ही बस लगे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हमें ये करना है? देख रहे हैं कि इसमें एक बात तो वाज़ेह हो गई ना कि क्या इकोनॉमी मुकद्दम है ज्यादा और या उनकी जियो स्ट्रेटेजिक पावर एक मुकद्दम है। यानी कि अगर आप उस ब्लॉक का इन्फ्लुएंस वो अपना बरकरार रखना चाहते हैं नेटो के प्लेटफॉर्म से और यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म से एज एन एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के, तो वो अपनी ताकत को बरकरार रखेंगे तो इकोनॉमी दोबारा बरकरार कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी एनर्जी लेने के लिए अपनी पाइपलाइन में एनर्जी को और गैस के फ्लो को बरकरार रखने के लिए अगर वो टूट जाते हैं उस एलाइज से, तो रशिया तो जिस तरह के वो अभी यूरोपियन यूनियन और उसके एलाइज अमेरिका और नेटो आगे बढ़ते जा रहे हैं, यूक्रेन तक आगे हैं, तो फिर तो रशिया भी खैर से उन तक पहुंच जाएगा। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से बड़े पैराहे में जब ये बातें आती हैं जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल लेवल पर, तो कंट्रीज फिर अपने इकोनॉमी के मफाद को इतना मुकद्दम नहीं रखते हैं जितना कि अपना जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक मफाद को मुकद्दम रखते हैं, और जिसकी वजह से आप तमाम देखते हैं। लेकिन एक आम आदमी का इंटरेस्ट इसमें ज्यादा वो हार्मफुल उनके लिए हार्म होता है, उनके लिए नुकसान होता है बनिस्बत जो खवास होते हैं उनको कम इस मामले से इकोनॉमिक के लिहाज से और उनको डेली अपनी जिंदगी को गुजारने के लिहाज से वो एक आम आदमी चाहे वो यूरोप का हो या पाकिस्तान का हो या किसी और मुल्क का हो, उसकी जिंदगी पे ज्यादा असर है। बिल्कुल सही। जमील अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रूस की जो सूरत हाल है ऑफ कोर्स पूरी दुनिया साथ है, रूस यूक्रेन वॉर एक तरफ, यूरोपियन कंट्रीज भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, तो हमारा खिता भी इस वक्त इंस्टेबिलिटी का शिकार है, और ऐसे में हल सिर्फ एक ही है, ब्रेक। नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक। ऑफ कोर्स हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद जनाब, और मंडियों की सूरत हाल पर बात करेंगे। ईद की आमद है और मवेशी मंडियों में गाहकों और व्यापारियों में भाव ताव की जंग भी जारी है, तो देखना यह है कि जीतता कौन है। अभी तक तो व्यापारियों का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्यापारी कह रहे हैं जनाब कि हम अपने जानवर वापस ले जाएंगे, बगैर बेचे चले जाएंगे, लेकिन सस्ते में नहीं देंगे। तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की सूरत हाल क्या है मंडियों की, खास तौर पर इंतजामात के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। मोहम्मद लुकमान आपकी तरफ आएंगे, कौन सी मंडी में मौजूद है आप लाहौर की और क्या सूरत हाल है? जी मोहम्मद लुकमान, आपको हमारी आवाज आ रही है? मोहम्मद लुकमान, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है हमारी आवाज तो जा रही है, लेकिन हमें मोहम्मद लुकमान की आवाज नहीं आ रही। चलें हम आसिफ अली सैयद के पास कराची चलते हैं। जी आसिफ अली सैयद, कहिएगा कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किस मंडी में, और वहां पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर सफारी पार्क है कराची में, उसके साथ एक मंडी लगाई गई है, मवेशी मंडी, और यहाँ पर हम मौजूद हैं। सूरत हाल कीमतों के हवाले से जो है, बड़े जानवरों की तो वही कीमतें हैं जो ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रेंज के भी जानवर हैं। हमारी व्यापारी से बात हुई थी, तो हमने उससे पूछा वज़न के हिसाब से कि 2 मन की बछिया या बैल जो है वो यहाँ पर कितने का मिल रहा है, तो उसने हमें बताया कि 80 से 85 हज़ार रुपये में यहाँ पर 2 मन का जानवर दस्तियाब है।
उसके अलावा उनका यही कहना है कि कीमतों में जो ज़्यादती है उसकी वजह सिर्फ यही है कि किराया महंगे हैं और चारा महंगा है और भूसा जो है वो बहुत महंगा है। 1400 से 1500 रुपये उन्होंने बताया कि मन भूसा है। इस वजह से कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं। उनका भी यही कहना था कि जानवर हमारे हैं यहाँ पर लेके आए थे, उसमें से काफ़ी जानवर बिक भी चुके हैं। ख़रीदार ज़ाहिर बात है शाम के और रात के वक्त में ज़्यादा होते हैं। इस वक्त सुबह का वक्त होता है तो इतने ख़रीदार नहीं होते जी। लेकिन जानवरों की कीमतों के हवाले से जो है ना व्यापारियों का यही है कि वो कहते हैं कि हमें महंगा पड़ता है चारे की वजह से, किराए की वजह से, इसलिए हम कीमतें कम नहीं करते। लेकिन जब अगर कोई ख़रीदार आए यहाँ पर बात करने के लिए तो वो मुनासिब पैसे करके वो भी चाहते हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है आसिफ अली सैयद, आज का दिन है और कल का दिन है बाकी। बिल्कुल 2 दिन बाकी रह गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भाव ताव जरूर होना चाहिए, लेकिन इन दी एंड कोशिश यही होनी, जिस तरह आपने बताया कि कराची की मंडी में सूरत हाल ये है कि बार्गेन के बाद खरीदार जो है वो हैप्पीली घर जा रहे हैं। लेकिन लाहौर की क्या सूरत हाल है ये मोहम्मद लुकमान से जानते हैं। मोहम्मद लुकमान, लाहौर की मंडियों में भाव ताव की क्या सूरत हाल है और क्या व्यापारियों ने जानवरों के रेट कुछ कम किए? जी बिल्कुल, लाहौर में भी वही कैफियत है तकरीबन जो कराची वाली है। और इसका सूरत हाल ये है कि लोग आते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनका एक ही सोच है कि अगर जानवर उस भाव नहीं बिकता जिस पे वो चाहते हैं तो वापस वो अपने गांव या अपने इलाके में ले जाएंगे। इसको मैं ऊँटों के बाड़े में मौजूद हूँ। ऊँटों का सेक्शन जो मौजूद यहाँ पे है उसमें एक ऊँट जो है अभी भी उसकी कीमत जो है वो 3.5 से लेके 4.5 लाख तक है, जो छोटा ऊँट। लेकिन बड़ा ऊँट जब 15 लाख तक है। यही कीमत जो थी कुछ अर्सा पहले थोड़ी कम थी, लेकिन चूंकि अब जो टाइम थोड़ा रह गया है, मुकाबला सख्त है, तो लोग आ रहे हैं खरीदारी। मोहम्मद लुकमान, जल्दी से ये भी बता दीजिएगा कि कल की बारिश के बाद क्या कीमतों में कमी आई है? जी बारिश का हो सकता है मौसम पे थोड़ा फर्क पड़ा हो, लेकिन कीमतों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी सूरत हाल है कि जो लाहौर की मंडी में जो कीचड़ तो है, लेकिन जो बारिश का इम्पैक्ट कीमतों पे आना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कीमतें इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं। फरा, आप बताइए इस्लामाबाद की मंडियों की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस्लामाबाद की मंडी की भी ओवरऑल सूरत हाल सेम ही है। यहाँ पर भी बकरे की अगर कीमत की बात की जाए तो 70-80 हज़ार से शुरू होता है और 1,30,000 तक भी जा रहे हैं। जो व्यापारी हैं वो यही कह रहे हैं कि हम बड़ी दूर से मेहनत करके, मशक्क़त करके इनको पाल कर यहाँ पर लाए हैं, तो बार्गेनिंग थोड़ी सी कम है लेकिन चल रही है। अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं तो शहरियों का रश जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बल्कि अभी एक सौदा हो रहा था जिसमें हमने भी हिस्सा डाला और 2.5 लाख रुपए में 4 बकरे हमने उनको डन करवा के दिए हैं। तो इस तरह ये है कि बार्गेनिंग का सिलसिला भी चल रहा है। मुख्तलिफ पंजाब के अजला से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो खरीदारी कर रहे हैं। तो जहाँ पर हमें ये तो आपने बड़ा नेकी का काम किया है कि आपने हिस्सा डलवाया और आपने उनका जो डील हो रही थी उसमें आपने भी कंट्रीब्यूट किया। लेकिन हमने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की मंडियों की सूरत हाल जानी। थैंक यू सो मच मोहम्मद लुकमान, आसिफ अली सैयद और बानी। जमील, मंडियों की अगर बात करें तो कहा यह जा रहा था कि लाहौर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि बारिश के बाद मंडी ठंडी हो जाएगी, एक टर्म यूज की जा रही थी, लेकिन मंडी उसी तरह तेज है। और मोहम्मद लुकमान की एक बात मुझे बहुत फनी लगी कि बस कीचड़ की सूरत हाल में जो है ना वो थोड़ी तेजी आई है। मंडी की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं है। तब्दीली नहीं है। अच्छा, आपने मंडी ठंडी का ना तो ज्यादा ये भी यूज करते हैं कि मंडी नीचे कब आएगी। तो ना तो मंडी ठंडी हुई ना नीचे आई। भाई आप जानवर लेने जाएं, आपको आपकी पसंद का और आपके बजट के लिहाज से जरूर मिल जाएगा। आप घर से जाएं तो सही, आप खबरें सुन के और जनाब पता नहीं मंडी कब नीचे आएगी ठंडी आएगी। मेरा ये ईमान है, मेरे अपने साथ हमेशा ये होता है कि जब नियत करके आप घर से निकलते हैं, मंडी जाते हैं, आपको जानवर मिल जाता है, और आपकी जेब के मुताबिक मिल जाता है। अच्छा, और आपकी बिल्कुल नियत एग्जैक्टली जो है ना, अगर आपकी और पसंद का मिलता है आपको। ये भी बात मेरी नहीं आ रही है, मैंने अच्छा सौदा ले लिया। और वैसे भी सुन्नत इब्राहिमी है, तो अगर आप ले भी लेते हैं थोड़ा सा महंगा जानवर, सारा साल हम इस कुर्बानी का इंतजार करते हैं, तो अगर 4 पैसे आपके ज्यादा भी लग जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, दिल खोल कर कुर्बानी करें। एक ब्रेक लेते हैं जनाब। आप 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के मुकदमात चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत के हवाले से अब हम बात करेंगे। वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज उठा दिया, जिसके बाद केस की समाअत करने वाला 7 रुकनी बेंच भी टूट गया। 6 रुकनी बेंच ने समाअत का सिलसिला आगे बढ़ाया, जबकि 9 रुकनी बेंच ने 22 जून को समाअत का आगाज किया था। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात के बाद
9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था। समाअत के आगाज पर वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज के हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह के 7 रुकनी बेंच के अलहदा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच समाअत की जो है वो 6 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़हर अली अकबर और जस्टिस आयशा मलिक पर यह बेंच अब मुश्तमिल है। कल की अदालती कार्रवाई क्या रही, इस पर एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। तवक्को है सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल नहीं करेंगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क्स। हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें कि वो अदालतें नहीं हैं। जस्टिस आयशा मलिक। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज किया तो दरख्वास्त गुजार जुनेद रजाक के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि किसी भी शहरी के बुनियादी इंसानी हकूक को सलब नहीं किया जा सकता। FB अली केस का हवाला दिया जा रहा है जो 1975 का है, जब आइन के बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक कई आर्टिकल्स शामिल नहीं थे। आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D आइन से मुतसादिम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि फौजी अदालतों के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की जा सकती। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट फौजी अदालतों की हैसियत का तयन नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D आइन से तजावुज कर सकता है, न ही सिविलियंस को बुनियादी हकूक से महरूम कर सकता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि इस वक्त फौजी अदालतों में ट्रायल पर क्या पेशरफ्त हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तहकीकात जारी हैं, हो सकता है कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जेर हिरासत 102 अफराद के नामों की तफसीलात फराहम की जाए। अदालत ने मजीद समाअत मंगल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। PTI चेयरमैन के वकील दलाइल का आगाज करेंगे। अदील सरफराज, सुनो न्यूज, इस्लामाबाद। सिविलियन के मुकदमात की जो है वो फौजी अदालतों में इन केस के हवाले से आज भी इस केस की समाअत है। तफसील से बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर वकार साहब और आरिफ चौधरी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा मैं। सबसे पहले थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के मुकदमात चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत के आगाज पर ही वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज उठा दिया, जिसके बाद केस की समाअत करने वाला 7 रुकनी बेंच भी टूट गया। तो इससे पहले जब 7 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज किया गया था तो पूछा गया था कि किसी को जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज है तो बता दे, जिस पर जवाब दिया गया था कि हमें कोई एतराज नहीं है। फिर ये अचानक एतराज सामने आ गया। क्या कहेंगे आप, ये एक मरतबा फिर बेंच को मुतनाज़े बनाने की कोशिश तो नहीं? बहुत शुक्रिया। बेंच को मुतनाज़े बनाने की कोशिश तो पहले दिन से जारी है और वो मुसलसल जारी है। असल बात यह है कि हुकूमत बिल्कुल कि ये नहीं चाहती कि ये केस जो है किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सके, और उसकी 2 वजूह हैं। एक तो ये है कि हुकूमत के पास कोई जस्टिफिकेशन है नहीं कि आर्मी एक्ट जो है वो बुनियादी तौर पर सिविलियंस के ट्रायल कर ही नहीं सकता, यानी आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स में आर्मी एक्ट के तहत। और उसमें एक ही सेक्शन है जिसका हवाला D का दिया जा रहा है, और उसमें सिर्फ ये था कि अगर साथ फौजी हो और फौजी के साथ यानी कनाइवेंस में इन्वॉल्व हो अपना सिविलियन, तो फिर ट्रायल हो सकता है। और जब ट्रायल के लिए की गई कोशिश तो फिर ये था कि APC वाला वाक़या सबको मालूम है कि उस वक्त ये अमेंडमेंट करके कोर्ट्स बनाई गई थी और सिविलियन के ट्रायल रखे गए थे, और उसके बाद फिर इस पर सनसेट क्लास भी थी और वो टाइम ख़त्म हो गया तो फिर इसको एक्सटेंड किया गया और 2 साल के बाद वो ख़त्म हो गया मामला। तो अब मामला ये है कि कोर्ट सबसे पहले उनकी कोशिश यही है कि ताख़ीरी अरबेस इख्तियार किए जाए, फिर इसको मुतनाज़े बना दिया जाए। और एक और बात आप ध्यान में रखें कि इस तरह कभी हुआ नहीं है कि आप वज़ीर दाखिला जो है वो वक्त से पहले ये कहे कि जी इस केस का भी जो है फैसला है उसका वही अंजाम होगा जो इससे पहले 14 मई वाले फैसले का हुआ है। इससे ज्यादा अदालत की तौहीन क्या हो सकती है और बेतौकीरी क्या हो सकती है जी। ये हुकूमत बुनियादी तौर पर गैर आइनी इसकी बुनियादें हैं और सारे के सारे इक़दाम गैर आइनी। पंजाब और KPK की हुकूमतें गैर आइनी, इलेक्शन ना करवाना गैर आइनी, आइन की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानना गैर आइनी, और इन शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक छीनना, रात को 3 साढ़े 3 बजे लोगों के घरों में जाना, डाके डालना, उनकी बुनियादी इंसानी हकूक की सीरियल खिलाफ वर्जी, ये आइन के खिलाफ है। और हुकूमत जो है उसके पास सवाए इसके कि वो अपने दुश्मनों को, और इसका एक पहलू जिसकी तरफ लोग तवज्जो देने की कोशिश नहीं कर रहे, जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि जो ये काम है इसको तो कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता कि जी तनसीबात पर हमला या आप अपनी अफवाज जो है उनकी किसी तौर पर भी इस तरह बेतौकीरी करें शोहदा की भी।
असल बात यह है कि ये बेतौकीरी में एक पहलू जो है वो जिसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है कि वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाली पार्टी मौजूद है, PDM, जो पहले दिन से कोशिश ये कर रही है कि उनके सियासी मुखालिफिन को इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी जाए कि उन पर पाबंदी लग सके, उन्हें दहशत गर्दी में ट्राई किया जा सके। और इससे पहले भी ये कोशिशें, और इससे पहले अगर वजीर दिफा का इंटरव्यू आप देख ले 1-2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा हामिद मीर को कि जी, उन्होंने कहा जी आप अभी तक उन्हें तो पूछ नहीं रहे, कहते हैं जरा ठहरो तो सही, देखते हैं, आप देखते जाए क्या होता है। तो ये सारी प्लानिंग मौजूद थी, और इस प्लानिंग को अगर आप बेनकाब नहीं करते तो आप क्या रहे हैं कि पाकिस्तान के शहरी जो है सिविलियन, जिनका सिर्फ इख्तलाफ कसूर ये है कि वो इख्तलाफ रखते हैं आपके साथ, और वो इख्तलाफ को इस हद तक नहीं ले जा सकते कि वो अपनी अफवाज के खिलाफ हो जाए, लेकिन ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए लोगों को अफवाज के खिलाफ, और अगर खुदा न खास्ता ये ट्रायल हुए मिलिट्री के पास, तो फौज और अवाम के दरमियान फासले बहुत बढ़ जाएंगे और इसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये बहुत बड़ा काम है जो 2 वकला ने अपने जिम्मे लिया है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार भी आ गई इसमें। ये काबिल तहसीन लोग हैं जो इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। हमें पाकिस्तान को बचाना है और हमें पाकिस्तान की अफवाज और लोगों के दरमियान फासले कम करने हैं। इस तरह की गुफ्तगू मोदी ने की है हमारे लिए ये काफी आंखें खोलने के लिए। वो कहता है कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी की तरफ खुद जा रहा है, तो उसकी बर्बादी की यही वजह है कि हम अपने आप को खुद मार रहे हैं, यानी अपनी अफवाज को मुतनाज़ा बना रहे हैं, अपने इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं, और चंद लोगों के मखसूस मफादात की खातिर पार्लियामेंट को हमने बेतौकीर कर दिया है। कभी पार्लियामेंट में भी ऐसे हुआ था कि करारदादों के जरिए आप आइन साजी करें, और जहां आईनी तरमीम की जरूरत है वहां आप एक सिंपल लेजिस्लेशन के जरिए काम चलाएं, और पार्लियामेंट नामुकम्मल होते हुए ऐसे काम कर दिए और एक कानून अवामी मुफाद का नहीं बनाया। सारी की सारी कानून साजी पर्सन स्पेसिफिक अपने जाती मुफादात के लिए अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये की जा रही है। इसलिए इस पहलू को नजरअंदाज किए बगैर हमें इन केसेस की तरफ आगे नहीं जाना चाहिए। और दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं। फिर ये कि इसका नुकसान ये होता है कि आप एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम जब ले आते हैं जिसका अदरवाइज आइन में तसव्वुर नहीं है, चूंकि 10A क्लॉज जो है वो फेयर ट्रायल की गारंटी करती है, और जो ये अदालतें होती हैं अपनी हद तक तो ये फेयर ट्रायल करती होंगी फौजियों की हद तक जो भी उनका मामला है, लेकिन बुनियादी तौर पर इनकी ट्रेनिंग अदालती होती नहीं है जो लोग वहाँ प्रिजाइड कर रहे होते हैं। तो इसलिए इंसाफ के वो तमाम तकाजे जो आइन लोगों को देता है वो पूरे हो नहीं सकते। इसलिए हमें इस मामले में बहुत ज्यादा हज़्म एहतियात का दामन थामना चाहिए और इसकी तरफ बहुत तेजी से और खुशी से नहीं बढ़ना चाहिए। जिस तरह सियासी मुखालफिन को खत्म करने के लिए राणा साहब कहते हैं कि जी 1000 लोगों को गोली मार दी जाए या उनको फांसी दे दिया जाए, ये माइंडसेट तो देखें। और मरियम नवाज खुद कहती हैं कि जनाब हमें दुख तो हुआ है लेकिन खुशी बहुत हुई है कि ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उनका यही मंशा था कि फौज और अवाम जो है वो आपस में यानी लड़ाई उनकी हो जाए, और खास तौर पे पीटीआई के कारकुन और पीटीआई का वो कला कमा जो हम वो नहीं कर सकते सियासी तौर पर, उसका बीड़ा जो है वो फौज उठा ले। और आप देखें जब से फौज ने ये काम शुरू किया है और उनके साथ मिली है वो कितनी उनकी रौनक कितनी बढ़ गई है और उनका अंदाज क्या बढ़ गया है। सहाफियों को थप्पड़ मार रहा है वजीर खजाना, और इस तरह की गुफ्तगू टीवी पे वो कर रहे हैं। ये है कि वो अपने आप को मर्दे मैदान समझ रहे हैं कि अब उन्होंने मैदान फतह कर लिया है, पाकिस्तान के अवाम को उन्होंने फतह कर दिया। तो मैं आखिरी बात फिर यही गुजारिश करूंगा कि इस फतह में वो अपना काम सियासी तौर पर करे तो करे, हमारी अफवाह जो हमारी अपने दिल से ज्यादा हमें करीब है उन्हें इसमें उनका आलाकार नहीं बनना चाहिए, और ये हमारे लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान हो। बिल्कुल। ब्रिगेडियर वकार साहब आपकी तरफ आऊंगी। क्या सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है? कानून इस हवाले से क्या कहता है? और ये भी बताइएगा कि फौज का खुद एहतसाबी का जो निज़ाम है वो कितना मौसर है? जी इसमें एक तो आई थिंक आरिफ साहब से मैं हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज अ रिनोन्ड लॉयर, लेकिन अभी आई थिंक लंबा चौड़ा नैरेटिव दिया गया है। उसमें ऐसे लगता है कि कल कोई बातचीत नहीं हुई ना मीडिया पे और सिर्फ पीडीएम का। आई थिंक देयर वाज अ प्रेशर बाय द DGISPR और जिसके अंदर उन्होंने एक तो जो फौज के अंदर थॉट प्रोसेस है और दूसरा जो हमारे शोहदाए उनकी फैमिलीज़ का थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर आई थिंक
बड़ा मुदल्लिल बातचीत भी हुई, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया। तो एक तो वो रिफ्लेक्ट करता है। बाकी फौज ने इंटरनल जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, आपने ये भी सवाल किया, यू हैव सीन इट केस के अंदर उन्होंने मिसाल दी कि अगर एक अनफेयर यूज से एक टायर भी बर्स्ट हो जाता है तो उस पर भी इंक्वायरी होती है। तो देन वी हैड अ लिस्ट ऑफ वेरी सीनियर ऑफिसर्स हु वर ट्राइड बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। तो ये तो है ओवरऑल निज़ाम का। अभी मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस हमेशा बेहतर होता है, ह्यूमन राइट्स पे भी बात करेंगे जी कि 9th में जो है उसको बेसिकली पीटीआई कर रही है ट्रिवियलाइज का ये है कि एक तो आप इसका मजाक उड़ाएं, आप इनकी मीम ज़रा जाके चेक करें, और इवन कल के प्रेशर पे यानी आई वुड से बेशर्मी की इंतहा है कि ये लोग इस तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं। नंबर 2 जो है उसके अंदर जो 9th मई से पहले अगर पाकिस्तान आर्मी एक्ट एग्जिस्ट करता था और उसकी प्रोविजन थी, तो 9th मई के बाद अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो मेरी अपनी रॉ अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट अ लॉयर, कि ये बदनीति पे मबनी है स्टेट अवे जो भी अपील है इनकी, क्योंकि इससे पहले भी तो ये लॉ था। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि रीजन में क्या हो रहा है। ये बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा सा मुझे आपने टाइम देना है कि रीजन में मैं पहले साख रीजन की बात करूंगा। बांग्लादेश में एग्जैक्टली ये कानून है, जो हमारा पाकिस्तान आर्मी एक्ट है वो भी बांग्लादेश आर्मी एक्ट है, और सिविलियन कैन बी ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट्स, और वो समझते हैं कि उनका जो सिक्योरिटी लेट्स से मैट्रिक्स है उसके अंदर इसकी ज़रूरत है, डिस्पाइट के बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अच्छा, इंडिया में आ जाए जो सबसे बड़ी जमहूरियत में 2 लॉज की मैं बात करूँगा। मे बी एक लॉ जो थोड़ा सा इररेलेवेंट लगे, लेकिन एक वहाँ पे लॉ है, एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आपने सुना कि इस नाम का कोई कानून पाकिस्तान में है? यानी आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दी गई हैं बेसिकली टू फाइट अगेंस्ट उनके हिसाब से इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, असॉल्ट ऑन द स्टेट, मेनली है। सही 6 रियासतों में इस वक्त लागू है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा बता दूं कि हाउ इट फंक्शंस। अगर फौज या उनकी NIA या कोई भी एजेंसी वो समझती है जी कि ये बंदा या ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है बेसिकली इट्स गोइंग अगेंस्ट द स्टेट, वो उसको उठाएंगे, 1 साल के लिए कर देंगे बंद, और इसमें कोई जो है ना इसके अंदर मजिस्ट्रेट वगैरह को अपील की ज़रूरत नहीं है, या आपने कोई सैंक्शन, बिकॉज आर्म फोर्सेस को एक स्पेशल पावर दी अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, और ये आई थिंक डेकेड से नाफिद है। पहले एक पोटा था, इस तरह टाटा था, तो नाउ इट इज़ इसमें। फिर उसके बाद साल इमेजिन कि अगर मिलिट्री कस्टडी में या रॉ की कस्टडी में NIA को है, उस बंदे का क्या होगा। उसके बाद एक सीक्रेट कोर्ट बनेगी जिसमें सो कॉल्ड सिविल जजेस फैसला करेंगे। तो कहने को उन्होंने एक रंग दिया हुआ है, लेकिन 1 साल में जो हशर करेगी इंटेलिजेंस के साथ, फिर आपको पता ही हो क्या बयान देगा। नाउ दिस इज बेसिकली दे। अच्छा, इसी कानून के तहत आज हमारी जो हुर्रियत लीडरशिप है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में 5 साल से बंद है। नो ट्रायल, ना हाई कोर्ट ने कोई नोटिस लिया है, ना सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि देखा जाए तो वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कोई टेररिज्म नहीं किया, लेकिन स्टेट फील करती है। नागालैंड आप चले जाएं, मणिपुर में 2 महीने से कर्फ्यू लगा हुआ है जी, बिकॉज द स्टेट फील्स इट कि फौज को बुलाना है और गोली मारने का हुक्म है, बिकॉज काबू से बाहर है। क्या पाकिस्तान में पिछले 10 साल में कर्फ्यू लगा है? तो आई थिंक ये जो है ना बातचीत ह्यूमन राइट्स वगैरह। अभी सोशल मीडिया लॉज पे आते हैं, जिसमें जो एट टाइम पाकिस्तान में बड़ी बात होती है, जो बड़ी कदगन है, और जब भी रिफॉर्म की कोशिश हुई है इस पे आई थिंक कोर्ट से रिलीफ मिला है पार्टीज़ को जी। इसमें इंडिया में जो सोशल मीडिया लॉज हैं ये आए थे 2022 में, और उसके अंदर पाबंद किया, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, गूगल है। अच्छा, मज़े की बात है, मेरा मेरी वाइफ का अकाउंट बंद है इंडिया में, और हमारा 2 दफ़ा ब्लॉक हो चुका है इसी लॉ के तहत। उसके अंदर कोई भी विद इन इंडिया या आउटसाइड अगर स्टेट समझती है जी कि इट इज़ अफेक्टिंग देयर सॉवरेनिटी, और जो भी कहानी होती है स्टेट की, तो दे कैन स्टेट अवे आस्क जो हेड है, और वो अपॉइंट किया जाएगा, 3 बंदे उसके होंगे विद इन इंडिया जो इंडियंस होंगे, एंड दे हैव टू रिस्पॉन्ड विद इन 48 आवर्स। उसका कंटेंट हटाया जाएगा। नंबर 2 वो जवाब दे हैं, और 15 दिन में देन दे कैन स्टार्ट ट्रायल, और वो मदद करेगा सोर्स बताने में कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। पाकिस्तान में इस तरह का कोई लॉ नहीं है। अच्छा, एक और मजे की चीज़ है कि 10 एजेंसियाँ हैं इंडिया में, यू स्टार्ट फ्रॉम IB, नारकोटिक्स बोर्ड है, रॉ है, NIA है, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल इंटेलिजेंस वगैरह, CBI, इनको इजाज़त है कि मेरा या सुकेरा साहब को रोकें, इनका लैपटॉप और मोबाइल पकड़ लें कि जी हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, और उसको वो डाटा निकाल सकते हैं। इन केस दे फाइंड इट आउट, यहाँ पे तो रौला पड़ जाता है ना अगर कोई इस तरह का होता है, तो दे आर फ्रीली अलाउड बिकॉज स्टेट फील करती है। अच्छा, कश्मीर में ये बहुत हुआ है कि कई दफ़ा कैंपेन जो चलती हैं पाकिस्तान से कि व्हाट्सएप पे बच्चे शेयर करें, वहाँ इतना खौफ है कि कहीं भी पुलिस या जो इनकी CBI है या रॉ के पूछ सकते, इतना खौफ है। तो दैट इज हाउ चले सर, ये वाला कानून तो समझ आता है कि CBI या बाकी इदारे रोक के पूछ सकते हैं, आपका लैपटॉप फोन चेक कर सकते हैं, लेकिन
पाकिस्तान में तो हिसाब ही थोड़ा मुख्तलिफ है ना, इधर तो ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स आती हैं। बस वो तो ठीक है, वो आई थिंक दैट इज़ अगेन वेरी वेरी आई वुड से ट्रेजिक चीज़ है कि और इस कंटेंट के ऊपर है जो खुदा न खास्ता सेक्सुअल कंटेंट है, इसके ऊपर भी यही वाला लॉ अप्लाई होता है टू स्टॉप इट। डिस्पाइट कि इंडिया में फिर जहाँ पे आरएसएस ने कराना है, लेट्स से मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों की, उस पर कोई कदर नहीं है कि बेशक आप लाइव टेलीकास्ट करें, तो वो है यूज़ केस। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी आ जाए अमेरिका, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चैम्पियन है, वहाँ पे जब वॉर ऑन टेरर थी तो दे ब्रॉट सर्टन लॉ, लेकिन अमेरिका में एप्लीकेबल नहीं हो सकते। वो उठा के लेके गिटमो, सारे टेररिस्ट नहीं थे बाइट यू, लाइक आफिया सिद्दीकी का, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस, शी वॉज नॉट अ टेररिस्ट, मेरे ख्याल 72 साल सजा दी थी, किस बेसिस पे? बस ये हमारा स्पेशल है। गिटमो में इन्होंने रखा विदाउट ट्रायल लोगों को 5-5 साल। फिर आप आ जाए बांग्लादेश का, मैंने जिक्र कर दिया, इजिप्ट है, ईरान में आप जाके सॉल्व करके देखें। अच्छा, मेरा इत्तेफाक हुआ, बड़ी दफ़ा गए हूँ मिलिट्री गैरिजन में, हमारी ट्रेनिंग के लिए भी जाते रहे हैं, और एक दफ़ा हमारे एक जनरल ऑफिसर थे, उनका आईडी कार्ड रह गया था, गेट में कहा जी कि आप एडीसी को भेजें और जाके वो कार्ड लेके, यानी उन्होंने कहा जी कि नहीं हम फेस से नहीं करेंगे, यू कांट एंटर अ गैरिजन अनलेस कि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या लेट्स से आप गैरिजन में काम करें। दैट्स वाई यहाँ पे जो मजाक उड़ाया जा रहा है कि इंस्टॉलेशन ही थी, नहीं सर, द मोमेंट कंटोनमेंट बोर्ड या लेट्स से गैरिजन की चेक पोस्ट है, वहाँ से काम शुरू हो जाता है। उसके अंदर कुछ लॉज हैं, उसके अंदर हो सकता है कोई ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ पे, अब ज़रूरी नहीं कि वहाँ टैंक या तोप खड़ी हो तो वो इंस्टॉलेशन होगी। एनीथिंग आफ्टर यू एंटर एनी गैरिजन, जिस तरह मियाँ वाली का गेट था, अगर वो तोड़ के अंदर चले जाते और जहाज़ों को जला देते। अभी आ जाते हैं, ये बात हो रही है जी कि पीडीएम का नैरेटिव है, ठीक है, पीडीएम अपना फ़ायदा उठाएगी, और पीटीआई अभी ये कह रही है जी कि हमने खुदा ना खास्ता एक बंदे को मर्डर कर दिया है और आपने मेरे चाकू वाले हाथ को रोका क्यों नहीं था। सो आई थिंक दिस इज आई वुड से एक लॉजिक हो सकती है। इट्स बेसिकली ट्रिवियलाइजिंग 9th में, यानी असॉल्ट होता है स्टेट के ऊपर, शुदा के मॉन्यूमेंट ये कर, इनके एमएनए एमपीएस जो है अंदर जाके नारे लगा रहे हैं। एजाज चौधरी का बेटा कह रहे हैं कि हमने इनकी मिथ तोड़ दी है, और 1 साल से एक हेट कैंपेन चली। आई थिंक दे वेंट बियॉन्ड सर्टन लाइन्स, और उसको देखने की ज़रूरत है। फौज ने अकाउंटेबिलिटी कर छोड़ी है, अभी इंटायरली अप टू कोर्ट्स में मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स हैं, तो पाकिस्तान है और कोर्ट्स को एग्जिस्ट करना चाहिए। इस तरह के बेशुमार लॉज हैं। मुझे एक मिसाल दे दें कि अच्छा, पनिशमेंट्स भी बता दूं, अभी यूएस एक लॉ है 18th कोड 1389, ये आप गूगल कर लें। This is to cover assault on military personnel and garrison. ब्रिगेडियर साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं जनाब, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। खासतौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले क्या चैलेंज हो सकते हैं या नहीं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। और कल DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। आरिफ चौधरी साहब और ब्रिगेडियर वकार साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आरिफ चौधरी साहब, कितना वाज़ेह पैगाम कल दिया गया DGISPR की जानिब से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ख़ास तौर पर उन्होंने खुद एहतसाबी जो है फौज के अंदर उसका भी जिक्र किया। देखें, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा सहरा असल इस पे यानी मुहकमा फराई की है और तकाबली जायजा पेश किया है स्ट्रिंजेंट लॉज का, जो मुख्तलिफ ममालिक ने अपने यहाँ टेररिज्म को कर्ब करने के लिए बनाए हुए हैं। मैं पहली बात ये अर्ज कर दूं कि अपने लोगों के लिए लॉज डिफरेंट होते हैं और ऑक्यूपेशन जहाँ की गई हो वहाँ लोगों के लिए लॉज मुख्तलिफ हैं। ये बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर जो हमारा यानी वो कश्मीर जिसे हम क्लेम करते हैं मकबूजा कश्मीर, वो उसके लिए लोगों को, और इससे पहले 6 जो राइट थी उसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने उनकी स्ट्रगल जो थी खालिस्तान की, उसके लिए लॉज बनाए गए थे और आज भी वो उसी तरह उन लोगों पे चल रहे हैं। तो हमने कभी की दुनिया पूरी जो है वहाँ किसी ने उनकी इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया, काबिल तहसीन नहीं समझा, बल्कि हर जगह इंडिया की इस मामले में बहुत ना सिर्फ जाकर छाई हुई बल्कि बहुत ज़्यादा खिंचाई हुई। और वो अमेरिका जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के साथ मिलके बयान देता है, उसने भी वहाँ ह्यूमन राइट्स के मामले में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बाकायदा सरजश की। तो हमें कभी भी इस तरह के लॉज, और ख़ास तौर पर अमेरिका में भी जो लॉज थे उनका भी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के अपने लॉज अपने लिए मुख्तलिफ हैं, बल्कि आप एक उनका ये जो अमेडोल नोरिएगा था पनामा का प्रेसिडेंट, उसके खिलाफ जब उन्होंने कार्रवाई की तो उसे वहां से लेके आ गए
यानी उसके मुल्क से, जबकि उनकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी। तो उस सारे अमल में उनके साथ जो कुछ हुआ वो उनकी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये किया कि जी उसे जस्टिफाई कर दिया, और पूरी दुनिया में उनके ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी जागनसाई हुई। हम अपने लोगों को थोड़ा सा इस मामले को जरा फर्क जरूर कर ले कि हम खुदा ना खास्ता ऑक्यूपेशन आर्मी के मातहत नहीं है। और एक और चीज जो चल रही है जो बड़ी जरूरी है, ब्रिगेडियर साहब के लिए भी मैं अर्ज करूंगा, वो ये है कि दो बयानिए चल रहे हैं। मामला यहाँ पाकिस्तान में है क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कहती है जी इलेक्शन करवा दिए जाए, और इलेक्शन का मामला जैसे भी चला उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। और वक्त यानी उसके अलावा वक्त से पहले इंतखाबात के अलावा तो उनका कोई मुतालबा ही नहीं था। मामला बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक बिगड़ गए कि उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है इसके पीछे कोई और है, और उस अमल की कोई तरदीद ना आ सकी। और ऐसा वाकई हुआ कि कोर्ट जो है वो भी इंटिमिडेट हुई और बहुत सारे आर्डर जो थे कोर्ट ने किए वो उस पर अमल दरामद ना हुआ। मैं इस सारे वाकयात को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये इसकी वजह से ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन कभी ये जो दरमियान में सफाई की बात करते हैं, देखिए ज्यादातर सफाई की जरूरत जो थी वो और एहतसाब की जो जरूरत थी वो उन लोगों का एहतसाब करने की जरूरत थी जो केयर टेकर के तौर पर मौजूद है, जिनकी ये जिम्मेदारी थी। और वो चूंकि गैर आईनी तौर पर बैठे हैं, उन्होंने अपने गैर आईनी अक़दाम को जस्टिफाई करने के लिए सब कुछ किया जिससे ये जस्टिफाई हो सके कि जो काम वो नहीं कर सकते थे एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, उसके लिए उन्हें बाकायदा ये रास्ता मिल गया कि उन्हें जनाब वो काम करने का मौका मिल गया। और उसका अब क्या है, ना किसी कानून की कोई अहमियत है, ना किसी आइन की कोई अहमियत है, और उसी की आड़ में पाकिस्तान का ये इसी बात पे कमेंट ले लेते हैं ब्रिगेडियर साहब का। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह बारिश साहब कह रहे हैं कि जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी बनती है केयर टेकर गवर्नमेंट की कि वो इसका तदारुक करते, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? जी आई थिंक उससे पहले थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं कि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बात इस सिर्फ ऑक्यूपाइड कश्मीर में नाफिज नहीं है। इट इज़ इन आसाम जो कि एक सेटल्ड स्टेट है, इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश अगेन सेटल्ड स्टेट है, मणिपुर है, नागालैंड और फिर कश्मीर है। अच्छा, उसमें ये जनरल लॉ 1958 का बना हुआ है और इट इज़ नॉट, इट डिपेंड्स ऑन दी फेडरल गवर्नमेंट, वो डिसाइड करती है जी कि यहाँ पे शूरत ज़्यादा है। मेनली इसका कंट्रोल पर मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि स्टेट्स जो हैं अपनी इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ करती हैं। तो एक तो दूसरे कंट्रीज़ की मिसाल देना ज़रा मुश्किल होता है बिकॉज उनकी एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन सिर्फ टू हाईलाइट लाइक बांग्लादेश को क्या थ्रेट है, इंटरली एक ही कौम है लेकिन स्टिल दे फील के ये होना चाहिए बिकॉज यू नो इट कैन हैपन। लाइक उनका आई थिंक कुछ इलाके चिटंगोंग हिल ट्रैक्स में जहाँ पे चकमा ट्राइब है, शायद वहाँ पे अप्लाई करते हो। तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एक बेसिक प्रिंसिपल की कि कोई भी स्टेट ये अलाउ नहीं कर सकती इरिस्पेक्टिव ऑफ के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। और बिल्कुल आपकी बात बजाय एक जायज़ डिमांड थी और शायद आई वुड से कि 9th में से पहले चीज़ें उस तरफ मूव कर रही थी। अगर ये पेशेंस दिखाते तो मे भी चीज़ें आई थिंक बहुत बेहतर होती। लेकिन क्या जो है उससे एक साल पहले जो हेट कैंपेन थी, ऑनेस्टली आप खुद जाके जायज़ा लेने, एंड स्टिल कॉन्टीन्यूज आज भी ट्रिविलाइज किया जा रहा है। फिर आपको पता है कि जो कलर रेवोल्यूशन आए थे, अच्छा एक चीज़ हम मिस कर गए कि व्हाट वाज द एक्सटर्नल लिंकेज जो क्लियरली विजिबल था। यू हैड कॉल्स फ्रॉम ज़रमे खलीलजाद एंड जॉन बोल्टन। अच्छा ये बेसिकली अगर आप देखिए कौन लोग हैं, ये नियो कॉन्स के आप कह लें इस वक्त करता धरता हैं एंड दे हैव डिस्ट्रॉयड यू नो नॉर्दर्न लेट्स से अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में जो मीना रीजन है, लिबिया का रिवोल्ट देख लें, यही था, हेट करके 2 ग्रुप्स को लड़ा दिया गया। सीरिया में आप देख लें, इराक को उन्हें तबाह कर दी होलसेल। यूक्रेन में जो पहला रेवोल्यूशन लाए थे और टॉपल की गई थी गवर्नमेंट, इट वॉज थ्रू दीज नियो कॉन्स। ये लोग अगर 9 मई को कॉल करके कहते हैं कि जी आर्मी चीफ खुदा ना खाता स्टेप डाउन कर जाए, तो आपने ये कह दिया, तो डोंट यू थिंक कि ये कोई एजेंडा था? क्या बाहर से कॉल नहीं हो रही थी लंदन से? तो आई थिंक सारी चीज़ों को काइंडली लिंक करके ऑफ कोर्स जो टाइम गुजरेगा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टन हो जाती हैं। दैट्स वाई देयर इज अ नीड कि आप जल्दी जस्टिस करें। अभी आई थिंक अभी सुबह के कमेंट्स देख लें, आई थिंक हमारे याया अफरीदी साहब के कि देयर इज़ नाउ दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग कि अगर फौज ने ट्रायल किया तो मे बी वहाँ से कोई लिंक ही ना निकल आए, तो दैट्स वाई मिलिट्री ट्रायल्स की शायद ज़रूरत पड़ जाए। तो ये है बेसिकली इस प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। बाकी डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट
डिसीजन लेगी सर आंखों पे एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। बाकी जो है पीडीएम बिल्कुल अपना फायदा उठाएगी, वो शायद प्ले भी कर रहे हो जिस तरह लाहौर गैरजन में, बाहर पुलिस को रोकना चाहिए था। तो बिल्कुल सवाल होना चाहिए कि जी आपकी केयरटेकर गवर्नमेंट क्या कर रही थी। तो आई थिंक टिल दैट आई एग्री विद आरिफ चौधरी साहब कि ये चीजें भी देखने की जरूरत है, लेकिन आई थिंक 9 मई को वी शुड नॉट फॉरगेट और इसको आगे प्रिवेंट करना है। अगर देखिए प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कहीं भी कोई पार्टी बलूचिस्तान में, सिंध में ये कर सकती है, तो क्या हम उस तरफ चले जाएं? तो आई एम श्योर चीजें अभी बेहतर हो जाएंगी एंड डेफिनेटली पार्टीज को भी इकट्ठे बैठ। अच्छा ब्रिगेडियर वकार साहब, सोशल मीडिया की बात करते हैं, इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके तदारुक के बारे में क्या किया जाए? इसमें एक तो एफर्ट हुई है, लाइक आपको याद होगा कि आई थिंक इवन लास्ट जो गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसमें एक एफर्ट की गई, लॉज बनाए गए और फिर कोर्ट्स में लोग चले गए बिकॉज दे थॉट कि जी ये कदगन है। हालांकि अगर आप देखें सोशल मीडिया क्या है, द ओनली थिंग इज कि इंडिविजुअल एम्पावर हो गया है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, अदरवाइज तो बातचीत ही आप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो जब आप आमने सामने होते हैं इट इज़ इन अ डिसेंट पैराई में होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप वेपनाइज करते हैं, एक मिसाल अभी पिछले दिनों एक कू अटेम्प्ट हुई थी रशिया में और सोशल मीडिया पे एक तूफान था और रशियन स्टेट ऐसे लग रही थी 2 दिन में कोलैप्स कर जाएगी, हालांकि ऑन ग्राउंड चीज़ ऐसी नहीं थी। तो दैट्स वाई जहाँ वेपनाइजेशन होती है इसमें बाकी स्टेट्स ने, भाई आप यूरोप में चले जाएं, आप फ्रांस में आपको पता होगा कि एक साइबर पुलिस है, यू विल बी सरप्राइज कि एक साइबर पुलिस है और कोई 40,000 बंदा है जो बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया को देखता है और सोशल मीडिया क्राइम्स को देखता है। इसमें खुदा ना खास्ता हेट क्राइम्स हो सकते हैं, इसमें इंडिविजुअल है, इसमें खवातीन के अगेंस्ट हरासमेंट हो सकती है। तो इस पे सिर्फ मिसाल मैं इंडिया की दे रहा हूँ। नंबर 1 दे ब्रॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ। सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं या आप प्रोवाइडर्स हैं उनको ये लाए हैं लॉ के अंडर की, अगर आपने काम करना है। पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट, आई टेल यू 25 करोड़, अभी यूरोप की आबादी तकरीबन 30 करोड़ है, तो आप तकरीबन यूरोपियन यूनियन जितनी तो आबादी है, तो अगर आप अपनी मार्केट को भी देखें यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इन कि उनको पाबंद किया जाए कि जहाँ पे खुदा न खासा वायलेंस है, लेट्स से इट कैन बी वेपनाइज्ड, उसको रोकने के लिए आप एक पैरामीटर में लेके आते हैं। फिर ये है कि आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट यहाँ सिर्फ FIA करती है, बट अदरवाइज लॉ इन्फोर्समेंट में आप दे दें इजाज़त कि इस चीज़ को चेक करें। अभी भी आप देखें फेक अकाउंट्स थे, कॉल्स आ रही थी जिस तरह लंदन या नॉर्थ अमेरिका से, तो आप वायलेंस को इंसाइट ही कर रहे थे, जिसका नुकसान भी हुआ है। तो डिस्पाइट के ये देखने को बड़ी फ्री चीज़, लेकिन मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इस पर ऑलरेडी काफ़ी काम हुआ है, सिर्फ ये इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और कोर्ट्स जो है इस चीज़ को देखें कि जी वाकई ये बिल्कुल सराय में लाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, लास्ट कमेंट चाहूंगा मैं आरिफ चौधरी साहब आपसे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज हो सकेंगे? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले तो बिल्कुल चैलेंज होते हैं, हाई कोर्ट तक आते हैं, यानी और हाई कोर्ट ने तो वो सेटिस्फाइड भी करती है। असल बात जो है ना वो ये है कि ये सारा प्रोसेस जो है ये चूंकि आइन से मुतसादम है, ट्रायल का तरीक़ेकार डिफरेंट है, तो यानी इसलिए कोशिश ये की जा रही है। और आज तक अगर किसी जगह भी इसको जस्टिफाई नहीं किया गया और एक गैर मामूली हालत में जबकि वॉर डिक्लेयर कर दी जाए स्टेट की तरफ से किसी के खिलाफ या दूसरों लोगों की तरफ से, जिस तरह दहशतगर्दों ने TTP ने हमारे खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ वार डिक्लेयर की थी और उसमें APS का वाक़या था, ऐसे वाक़यात में तो जस्टिफिकेशन निकाली गई और उसी वजह से वहाँ उस बिल्कुल दिल खराश वाक़े की वजह से जहाँ हर शख्स खून के आंसू रो रहा था, वहाँ पार्लियामेंट ने भी ये कौड़ा घूंट भर लिया और कहा कि जनाब वाकई ऐसा काम है कि आप जिन लोगों के अंदर जो इतने सफाक है, जो उनके अंदर बच्चों के तक के लिए जरा रहम नहीं है, तो उनके लिए स्टेट को भी अपनी सख्ती दिखानी चाहिए। अब मामला ये है कि ये लोग जो हैं ये उस तरह के सफाक लोग नहीं हैं, इनके साथ सख्ती। एक मैं आपको एक अर्ज करूँ, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, मैं एक बात थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है उसमें इस वक्त सिर्फ अगर हम आज़ादाना खुद मुख्ताराना तरीके से इंतखाबात करवा दे तो यकीन जाने सारे मसले हल हो जाएंगे। जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो आ जाएंगे। क्या जरूरत है हमें इस मुसीबत में पड़ने की और इतना ज्यादा काम खोलने की? और क्या लोग, आपको पता है जब तशद्दुद होता है तो वो कहते हैं कि तशद्दुद जो है टेरर ब्रीड्स टेरर। अब हमें नहीं चाहिए कि लोग, आप जिस शख्स को बेगुनाह को पकड़ के जाके जेल में मारते हैं, औरतों को बेइज्जत करते हैं, बच्चों को मार देते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं या रात घरों के सामान उठा ले जाते हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो लोग जो है रियासत के खिलाफ उनके दिल में मोहब्बत रियासत के लिए पैदा होगी, नफरत पैदा होगी? कोशिश ये है कि जिस तरह के हमारे इस वक्त मुआशी हालात है, जिस तरह हमारे जोग्राफियाई हालात हैं, उसमें इंडिया धाक लगा के बैठा है कि इस तरह की सिचुएशन पैदा जो हो रही है, दे आर वेरी हैप्पी। तो हमें इसमें बजाय इसके कि उन्हें मौका दे, और ये मसला अमेरिकन
हमारे कभी खैर खा नहीं रहे। मैं बिल्कुल उनकी इस बात से, मुझे पता है कि अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं कि अगले 4 साल में जो उनका मंसूबा है वो हमारे 2 सूबे अलहदा करने का मंसूबा है। और ये जो तरीकेकार वो इस्तेमाल कर रहे हैं, IMF के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। IMF ये सारे वो सर्कमस्टांसेस है कि जिससे निजात हासिल करने के लिए पाकिस्तान का वाहिद निजात का रास्ता आजादाना इंतखाबात है। बाकी सारे अमल जो है दुनिया में, मैं आपको अर्ज करूं, अमेरिका की इन्होंने मिसाल दी है। अमेरिका में अपने लोगों के लिए उन्होंने ये किया कि जिस शख्स ने बहुत इश्ताल में आके झंडा जलाया था उसको सजाए मौत दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एहतजाज की आखिरी हद थी। ये शख्स इतना तंग था रियासत के हाथों कि इसने परेशानी के आलम में ये झंडा जला दिया। इसको हम रियासत का दुश्मन नहीं समझते, इसे माफ कर सकते हैं। ठीक है आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर वकार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये मामला है जिसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज हो या हमारी गवर्नमेंट हो, वो इस बात पर एक पेज पर हैं कि हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं किया जाएगा, इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ख़ास तौर पर इस तरह के हमले और फिर लोगों को उकसाना, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और अपने इदारों के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, ये वाकई नहीं होना चाहिए। ये मुआशरे का बिगाड़ पैदा करने की एक कोशिश होती है और ये बिगाड़ ऐसा होता है जिसको रोल बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। नाज़रीन, इस वक्त लेंगे ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे अल खिदमत की कुर्बानी की फी सबीलिल्लाह। हाइजीन जदीद स्लॉटर हाउस में कुर्बानी की जाएगी, जिसमें 6000 बड़े जानवर और 3000 छोटे जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। और कुर्बानी का जो गोश्त है वो मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा और उन तक पहुंचाने का प्रॉपर एहतमाम भी किया गया है। सैलाब मुतासरा इलाकों समेत जो है मुल्क भर में 20 लाख से ज़ायद अफराद इस कुर्बानी से मुस्तफीद होंगे। बिल्कुल जनाब। और अल खिदमत कुर्बानी फी सबीलिल्लाह शरई असूलों की मुकम्मल पासदारी भी करता है। जब भी हम अल खिदमत फाउंडेशन की बात करते हैं तो इस मुल्क की गरीब आवाम का ये बहुत बड़ा एक सहारा है और माशाल्लाह जिस तरह ये एक काम कर रही है, अल्लाह ताला मज़ीद इनको इसमें कामयाबियाँ दे। हमारे साथ नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। ज़िक्रुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो ये जो कुर्बानी फी सबीलिल्लाह है, अल खिदमत फाउंडेशन को इसका ख्याल किस तरह आया और किस तरह से इस प्रोग्राम के तहत काम किया जाएगा, जिस तरह इसमें ख़ास बात यह है कि लोगों के घरों तक ये गोश्त पहुंचाया जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया। अल खिदमत का बड़ा जो काम है, ये जो आगाज़ है वो तो डिज़ास्टर के अंदर है। सैलाब आया, ज़लज़ले में आपने देखा कि 2005 के ज़लज़ले में हमने काम किया, कोरोना में काम किया। तो उस मौके पे जब निचली सतह पे हम गए हैं तो वहाँ पे अंदाज़ा हुआ कि लोगों के हालात तो काफ़ी ख़राब हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पूरा साल बेचारे गोश्त नहीं खा पाते। बिल्कुल। डेली वेजर हैं, थोड़े से पैसे कमाए, अपने बच्चों की रोटी रोज़ी पूरी की और बस सब्ज़ी दाल पे उनका गुजारा होता है। और बहरहाल ये है कि लोग जो कुर्बानी ज़ाती तौर पे करते हैं वो अपने इर्द गिर्द तो पहुँचाते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका महरूम रहता है। इस तरह से हमने जब आर्फन केयर में काम शुरू किया तो यतीम बच्चों के अंदर और उनकी जो फैमिली है, बेवा माँ है या बहन भाई हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि भी लोगों के हालात ऐसे हैं कि बाज़ जो खुददार लोग हैं खुद वो कुर्बानी नहीं करते, लेकिन वो किसी से मांगते भी नहीं हैं और कोई उन तक बाज़ दफ़ा पहुँचाता भी नहीं है। अपने जानने वालों तक कुर्बानी पहुँचाई जाती है। तो ये वो हालात है कि जिसकी वजह से फिर हमने कुर्बानी ड्राइव शुरू की। और इसके 2-3 सेगमेंट हैं। एक तो हम इसमें कुर्बानी में आसानी वाला काम करते हैं कि पूरे मुल्क में जो लोग शेयर होल्डर हैं, मिसाल आप चाहते हैं कि आप गाय के अंदर एक हिस्सा डाल लें, अब आप खुद तो ज़ाहिर है गाय ख़रीदने से रहे, तो फिर हम अपनी जो अल खिदमत की हमारी टीमें हैं, हम फिर ये काम करते हैं कि हम शेयर होल्डर्स के शेयर इकट्ठे करते हैं, 20 गाय 50 गाय वो हम परचेज़ करते हैं और बिल्कुल उसको फी सबीलिल्लाह, उसमें हमारा अपना कोई बेनिफिट नहीं होता, हम वो कुर्बानी ज़िबा करते हैं और जो शेयर होल्डर हैं वो आ जाते हैं और वो कुर्बानी उनके हवाले ले जाते हैं। ये कुर्बानी में आसानी वाला एक काम है। ये जो कुर्बानी फी सबीलिल्लाह, ये वो कुर्बानी है कि जिसमें अहले खैर से हम ये कहते हैं कि अगर आप 2 कुर्बानियाँ कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि आप
2 अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए, अजीज़ों कारब के लिए करें। एक कुर्बानी आप अतिया करें उन लोगों के लिए कि जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते, जो मुस्तक हैं, जो गरीब हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं। तो ये इस तरह से फिर हम इस ड्राइव को शुरू करते हैं और हम एडवर्टाइज़ करते हैं, जिसके नतीजे में फिर लोग जो हैं वो अलखिदमत की वो जो रवायात हैं उस पर ज़ाहिर है लोग एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। और लोगों ने अगर हिस्सा डालना हो तो किस तरह डालें? कोई ऑनलाइन उसमें, हाँ, उसमें जी बिल्कुल, हम उसमें एक तो इसका रेट अनाउंस करते हैं हर साल। तो इस साल का जो गाय के हिस्से का रेट है वो 19,000 है और जो बकरे का रेट है वो 45,000 है। ये रेट हमारा अनाउंस हो जाता है। ये अंदरून और बैरून मुल्क के लिए एक ही रेट है हमारा, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे और किसी जगह पे कोई मसला कॉन्ट्रडिक्शन ना आए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, अलखिदमत फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो कुर्बानी फी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट जो है ये रवायती कुर्बानी प्रोजेक्ट से किस तरह से मुख्तलिफ है? फिर अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, अलखिदमत कुर्बानी सॉफ्टवेयर, ये किस तरह से काम करता है? अच्छा, इसमें हमारी कोशिश ये होती है, 2 काम हम करते हैं। एक तो ये करते हैं कि जो चीज़ जिसके लिए आई है उसके हकदार तक वो पहुंचे। ज़ाहिर है ये बड़ा काम है। लोग अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ को उस जगह पे पहुंचाएं। अगर वो पानी है, किसी यतीम बच्चे के लिए फंड्स हैं और जो कुछ भी है, तो एक तो ये हमारे माइंड में होता है। दूसरा फिर हम ये समझते हैं कि जिस बंदे तक जो चीज़ जा रही है वो क्वालिटी की चीज़ उस तक जाए। तीसरा फिर यह है कि जिसने जो हमें दिया है हम उसकी रिपोर्टिंग भी उसको करें। से आपने एक शेयर हमें दे दिया कि ये गाय है, आपने गरीबों में बांटनी है। हम इस चीज़ का एहतमाम करते हैं कि आपने बिलाशुबा हमारे ऊपर एतमाद किया है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम आपको रिपोर्ट करें कि आपकी गाय जो थी वो इस इलाके के अंदर ज़िबा हुई है, इस इलाके में उसका गोश्त तकसीम हुआ है, ये उसकी पिक्चर्स हैं। तो इसके लिए फिर हमने 2 काम किए हैं कि हमने एक तो ये कि एक कुर्बानी सॉफ्टवेयर बनाया। आपने हमें गाय दी है, आपका नाम और आपकी गाय टैग के साथ उसमें एंटर हो जाएगी। फिर वो जिस तरफ भी ट्रैवल करेगी, वो सिंध में जाती है, वो केपी में जाती है, वो किसी दूसरे हम लोकेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप हमसे पूछें तो हम आपको बता सकते हैं कि हम वो आपकी गाय जो है इस जगह पे गई है और इस इलाके के अंदर उसका गोश्त तकसीम हुआ। अगर आप पिक्चर देखना चाहें तो वो टैग मौजूद होगा, हम आपके टैग के साथ आपको उसकी पिक्चर भी दिखा सकते हैं सॉफ्टवेयर के। जी हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर इसलिए हमने बनाया ताकि लोग सिर्फ हम पे एतबार ना करें, बल्कि हम इन ट्रू सेंस उनको रिपोर्टिंग भी दें। ट्रांसपेरेंसी होती है, लोग खुद भी देख सकते हैं कि जो हमने गाय दिया या जिस चीज़ के लिए। अच्छा, लोग खुश होते हैं इससे। लोग दूसरा ये कि हमारे साथ इंटरनेशनल डोनर भी हैं। आप देखें कि कनाडा से, यूके से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग जो वहाँ पे मुस्लिम NGOs हैं वो भी हमें कुर्बानी पाकिस्तान के लिए भेजती हैं। तो फिर हम उनको भी रिपोर्टिंग करते हैं। फिर इस रिपोर्टिंग के अंदर एक और जो खूबसूरती हमने पैदा की है कि वहाँ पे ईद आपको पता है 1 दिन पहले हमसे मोस्टली हो जाती है। वो सऊदी अरब के साथ ईद करते हैं, तो फिर हमारे पहला दिन इधर उनका दूसरा दिन होता है। तो उन्होंने बाज़ ने अगर कोई हेयर कटिंग करनी है, नाखून उतारने हैं, तो फिर हम ये भी एहतमाम करते हैं कि उनकी कुर्बानी जब हो गई है तो हम इन रियल सेंस उनको रिपोर्ट करते हैं कि आपकी कुर्बानी इतने बजे हो गई है। आप अपने डोनर को बता दें ताकि वो बाल कटवाना चाहते हैं, नाखून काटना चाहते हैं, तो इसका भी हम अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम करते हैं। अच्छा, मौसम के असरात से किस तरह निपटती है अलखिदमत फाउंडेशन? क्योंकि गर्मी में गोश्त खराब होने का बड़ा खदशा होता है। अच्छा, ये एक चैलेंज है और अगर तो आपने कुर्बानी खुद करनी है, घर में करनी है, तो आप ज़िबा करेंगे, फौरी बांट देंगे। और अगर शेयर होल्डर की है तो वो भी करीब ही होते हैं, वो आगे अपना हिस्सा लेके जाके बांट देते हैं। लेकिन हमने चूंकि पूरे मुल्क में इसको डिवाइड करना है, तो इसलिए फिर जब से गर्मी आई है तो हमने पाकिस्तान में जितने भी स्लैटर हाउस हैं बड़े बड़े, उनके साथ फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो हम बिफोर टाइम वहाँ पे गाय पहुँचा देते हैं और फिर वो कुर्बानी ज़िबा हो जाती है, उसकी कटिंग हो जाती है। फिर हम इसको जो फ्रोज़न यूनिट हैं वहाँ पे इसको फ्रीज कर देते हैं, पैकेट बना के। 2 किलो के पैकेट हैं, 3 किलो के हैं, ताकि जो लोगों को देने हैं। ये पैकेट फिर 24 आवर वहाँ पे स्लैटर उसका जो फ्रीजिंग यूनिट है, -40 तक टेम्परेचर होता है, वो बिल्कुल जैसे बर्फ़ होती है ना, पत्थर की तरह, वो जम जाता है। फिर हम इसको अगले दिन चिलर वैन हम अरेंज करते हैं पूरे मुल्क के लिए, और वो चिलर वैन्स में फिर वो गोश्त रखते हैं। गरीब आबादियों के अंदर वो वैन्स हमारी पहुंचती हैं और घरों तक हमारी जो टीमें हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो फिर वहाँ से वो पैकेट उठाते हैं, जिस घर को जितना देना है उसको बांटते हैं। तो यानी ये एक ऐसा फीचर है कि जो नागुज़ीर है, इसलिए कि अगर कुर्बानी का गोश्त ख़राब हो, हम समझते हैं कि ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हमें कुर्बानी दी और हम अपनी सुस्ती की वजह से या अपनी अच्छी प्लानिंग ना होने की वजह से अगर उसको ज़ाया कर बैठें तो ये तो हमारे ऊपर बोझ है ना, आपको तो उसका अजर मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि एक बोटी भी ज़ाया ना हो, वो किसी न किसी मुस्तहिक के घर तक, उसके मुंह तक पहुंचे। तो ये एक दूसरी चीज़ है
और इसमें बड़ा शानदार, आप देखें कि अगर आपने जदीद सलाटर हाउस देखे हैं, कराची में भी हैं, लाहौर, पिंडी, जहाँ जहाँ भी मौजूद है हम सारे बुक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमने 2 स्लाटर हाउस इस दफ़ा भी बुक किए हुए हैं, तो वो वहाँ बड़ी हाईजेनिक कुर्बानी है, बड़ा शानदार सिस्टम है, हर चीज स्टेट ऑफ द आर्ट है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का आपने बताया। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। और अल खिदमत फाउंडेशन में अगर आप भी अपना हिस्सा डालना चाहें तो ऑनलाइन तरीका भी है, आप इनके ऑफिस जाके भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अभी वक्त हो गया जनाब आपसे इजाज़त लेने का, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।